A very good morning, everyone. So we were discussing chapter number 3, that is business environment, and till yet we have already discussed about LPG policy and its impact on Indian business environment. In our last class, we have discussed how the LPG policy has influenced the Indian businessman, how it has increased the competition in Indian market, how it has made export necessary for survival of big organizations, and how customers' demands have changed due to liberalization, privatization, and globalization. Now, our today's topic is managerial response to changes in business environment. इसमें हम पढ़ेंगे कि ये जो चेंजेस आए, ये जो कस्टमर की डिमांड इंक्रीज हुई, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए, एलपीजी से जो जो हमारी इकोनॉमी में चेंजेस हुए, उन चेंजेस को इंडियन मैनेजर्स ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, उन चेंजेस में हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या चेंजेस किए। यहाँ आपको इंडिया की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताया हुआ है और यहाँ आपको बताया हुआ है कि जैसे ही एलपीजी पॉलिसी इनिशिएट हुई और इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आए, तो हमने कैसे अपनी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस को, अपने बिजनेसेस को चेंज किया। तो देखिए क्या यहाँ पे कह रहे हैं, On the whole, the impact of government policy changes, particularly in respect of LPG, has been positive. अगर हम देखें तो इफेक्ट पॉजिटिव ही रहा, इंडियन मैनेजर्स ने बहुत अच्छे से इसको रिस्पॉन्स दिया। नंबर 1, हमारे इंडस्ट्रीज में डाइवर्सिफिकेशन आया। दिस इज समथिंग विच यू आर गोइंग टू डिस्कस अगेन इन चैप्टर 3 ऑफ इंडियन इको ऑल्सो। इंडियन इको की चैप्टर 3 दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद एलपीजी, तो वहां पे भी आप पढ़ेंगे कि इंडियन इंडस्ट्रीज में डाइवर्सिफिकेशन आया। Now, what is the meaning of diversification? Diversification means variety of products हमने add कर ली। ठीक है, हम पहले जितना प्रोड्यूस कर रहे थे, अब हमने उसमें वेराइटीज को ऐड ऑन करना स्टार्ट किया और अब हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो लिमिटेड तरीके के प्रोडक्ट्स नहीं बना के अपने पोर्टफोलियो में और भी वेराइड गुड्स को इंक्लूड कर चुकी थी। तो देखिए क्या कह रहे हैं, The first response seen after new policy is the companies are going for diversification. For example, state-owned BHEL, Bharat Heavy Electronics Limited, said that with the new wave of electronic changes, we will diversify our portfolio. BHEL ने क्या कहा कि हम भी अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको चेंज करेंगे और अब हम इंक्लूड करेंगे सोलर एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर बिजनेस से रिलेटेड पार्ट्स भी बनाना। इवन कंपनीज लाइक रिलायंस, वोल्टास, एलजी, सैमसंग, इन्होंने भी अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई किया और बहुत सारे एडिशनल प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी इनके पास अमाउंट था, ये ऑलरेडी बिजनेस कर रहे थे, तो ये अब मार्केट में कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए न्यू एडिशनल चीजें बहुत इजीली ला सकते थे। आगे देखिए, सेकेंड चेंज जो हमारे यहाँ आया वो ये कि जॉइंट वेंचर्स और कोलैबोरेशंस हुए, यानी कंपनीज आपस में मर्ज होना स्टार्ट हुई ताकि वो अपना इन्वेस्टमेंट लिमिट इंक्रीज कर सके और इन्वेस्टमेंट लिमिट को इंक्रीज करके अपने प्रॉफिट्स को भी मल्टीप्लाई कर सके। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जॉइंट वेंचर्स, कोलैबोरेशंस एंड कंसोलिडेशंस ऑफ मल्टीनेशनल्स आपस में कैसे मर्जिंग हुई। तो देखिए, फोर्ड ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ में मर्ज अप किया, जागौर का बताया हुआ है टाटा मोटर्स के साथ, होंडा और सील का, जनरल मोटर्स हिंदुस्तान मोटर्स में, और ये सबसे रिसेंट जो आपको पता है वोडा आइडिया में मर्ज हो गया। राइट, तो ये कुछ मर्जर्स हुए, यानी सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन हुआ, फिर कुछ इंडस्ट्रीज ने अपने आप एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मर्ज होना शुरू हुई ताकि उनकी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाए। फिर ब्रांड बिल्डिंग, हम क्या करते हैं, नाम देख के चीजें खरीदते हैं। राइट, तो अब कंपनीज ने ये रियलाइज किया कि उनको अपनी गुडविल और इमेज मार्केट में बनानी बहुत जरूरी है। भले ही उनकी क्वालिटी अच्छी हो, लेकिन जब तक उनका नाम नहीं जाएगा तब तक वो नहीं सरवाइव कर पाएंगे। तो ऐसे में कंपनीज ने ये रियलाइज कर लिया कि हमें अपने ब्रांड नेम को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, हमें अपने प्रमोशंस पे फोकस करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट पे, प्रमोशनल एक्टिविटीज पे। कब एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन करना पड़ता है? जब कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो प्रायर टू 1991 तो कंपटीशन कुछ खास था नहीं, तो 1991 के बाद में इंडस्ट्रीज ने रियलाइज किया कि उनको क्या करना है, अपने इमेज को बनाने की कोशिश करनी है। सो हैव अ लुक व्हाट इज रिटन। After new economic policy, the brand building, goodwill, and image of company has become an important element for promotion of company. Now, companies are spending huge amount on various promotional activities
such as advertisement, sales promotions, etc. for brand building. ब्रांड बिल्डिंग के लिए उन्होंने और बहुत सारे प्रमोशनल काम करने शुरू कर दिए. आगे देखिए, स्पेशली इन कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्रीज सच एज सैमसंग, एलजी, सोनी एक्सेट्रा. जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स होते हैं ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है क्या होते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, जिनको हम लॉन्ग टाइम तक यूज करने वाले हैं. उनमें कंपनीज ने अपना जो अपनी एक इमेज है, जैसे आप बात करें घर पे, आप मम्मी को पूछे मिक्सर जूसर लेना है, तो मम्मी आपको सबसे पहले बोलेगी कि मुझे तो इस कंपनी का चाहिए, है ना, सुजाता का चाहिए. तो वो क्या है, वो एक ब्रांड बिल्डिंग है कि उनका सुजाता का प्रोडक्ट इतना बढ़िया है कि लोग उसी को प्रेफर करते हैं. अगर मैं बात करूं प्रेशर कुकर की, तो पिजियन का लेना है, बढ़िया होता है. तो ऐसे करके ब्रांड बिल्डिंग करने की कोशिश की गई. ठीक है. नेक्स्ट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज किया. कंपनीज ने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने के लिए वो हमेशा कोशिश करने लगी कि सबसे पहले वो कोई टेक्नोलॉजी लेके आए. इस टेक्नोलॉजी के लिए उन्होंने R&D डिपार्टमेंट, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एक्सपेंडिचर ज्यादा करना स्टार्ट कर दिया. अब वो रिसर्च करते थे और पता लगाते थे कि कौन सी न्यू टेक्निक वो ला सकते हैं. ठीक है. ये ज्यादातर IT रिलेटेड या फिर फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, इन सब में था. उसके बाद में अगर हम बात करें कंपेंसेशन लेवल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपेंसेशन, क्या होता है कंपेंसेशन का मीनिंग? अनम्यूट एंड स्पीक. पढ़ा है आपने सेकेंड चैप्टर में? एनीवन, व्हाट डू यू मीन बाय कंपेंसेशन? वेरी बैड. Compensation means payment against the work, salary given to the employees. वो सैलरी और पेमेंट के पैकेजेस में चेंजेस होने लगे. क्यों? क्योंकि पहले वर्कर्स के पास लिमिटेड ही अपॉर्चुनिटीज होती थी, तो वो जैसी भी पेमेंट मिलती थी काम कर लेते थे. लेकिन 1991 के बाद अचानक से बहुत सारी एमएनसीज आने लगी, तो ऐसे में हर कंपनी को अगर अच्छा एफिशिएंट स्टाफ रखना है तो उसको बढ़िया पेमेंट भी करने की जरूरत थी. तो कंपनीज ने कंपेंसेशन लेवल इंक्रीज किया, वर्कर्स को बढ़िया पेमेंट देना स्टार्ट किया. क्यों? क्योंकि अब उनको काम करने के लिए एक्सपर्ट प्रोफेशनल लोगों की जरूरत पड़ती थी. तो ऐसे में उनको बढ़िया इंसेंटिव्स और बढ़िया ऑफर्स देके ही कंपनी में रखा जा सकता था. अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा देखिए. सबसे पहले हमारी इंडियन कंपनीज ने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया. इसके अलावा जॉइंट वेंचर्स और कोलैबोरेशंस होने लगे. कंपनीज ने ब्रांड इमेज बिल्ड करने पे फोकस किया. लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करने लगे. वो उन्होंने वर्कर्स का कंपेंसेशन लेवल बढ़ाया. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, उन्होंने कंज्यूमर को मार्केट का किंग बना दिया. पहले प्रोड्यूसर्स मार्केट होता था. यस मनीष, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक. मैम, जॉइंट वेंचर में पब्लिक और प्राइवेट इंडस्ट्री होनी जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है. दो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज भी मर्ज हो सकती है. ओके मैम. ठीक है. चलिए, कंज्यूमर फोकस, कस्टमर फोकस. 1991 के बाद बिजनेसमैन ने ये रियलाइज किया दैट कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट. मार्केट का किंग कंज्यूमर है. आजकल सब लोग कंज्यूमर को खुश करने में लगे हुए हैं, राइट. तो उन्होंने पहले क्या होता था, पहले मार्केट में गुड्स की शॉर्टेज थी. ये चीज आपने उधर भी सेकंड पॉइंट में पढ़ी है, इफेक्ट ऑफ एलपीजी में. ठीक है. तो पहले शॉर्टेज होती थी, तो कंज्यूमर जहां जैसा गुड मिलता था वैसा ही ले लेते थे. उनको नहीं पता था कि मार्केट में कितनी वेराइटीज आ रही. बट 1991 के बाद मार्केट में सरप्लस आया. कंज्यूमर्स को पता चला कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कंपनीज हमें अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज लगा रही है. तो ऐसे में कंज्यूमर्स के लिए आफ्टर सेल सर्विसेज हो गया, या फिर उनकी 24/7 कंप्लेंट्स रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें जरूरी बनी. ठीक है. और कंपनीज ने रियलाइज किया. आप देख लीजिए, आप कोई भी प्रोडक्ट देखिए, उस पे आपको आफ्टर सेल सर्विस जरूर मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो कंज्यूमर उसको लेना प्रेफर नहीं करता है, राइट. आप क्लोथ्स की बात कीजिए, बढ़िया कंपनी से आप कपड़ा लेंगे तो रिटर्न, एक्सचेंज सब कुछ होगा. और अगर आप बात करें, इवन हम जो कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं उस पे भी नीचे कस्टमर कंप्लेन एंड रिव्यू नंबर दिया हुआ होता है, राइट. तो हम कर सकते हैं, गूगल पे हम रेटिंग्स दे सकते हैं, हम उस पे अपने रिव्यूज लिख सकते हैं, हम अपनी कंप्लेंट्स मेंशन कर सकते हैं. तो ये चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट होती रही आफ्टर इंक्रीजिंग द कॉम्पिटिशन. अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे. The focus of market is totally shifted from producer to consumer. Today, consumer is capped in the market. All companies are coming with various schemes to attract the consumer. Consumer को attract करने के लिए हमारी कोशिश है. After sale services बहुत important बन गई. 24/7 complaint registration, toll free numbers के साथ ये भी important बना. और
गुड्स की क्वालिटी और नेचर में भी चेंजेस आए। अब कंपनीज पब्लिक रिलेशन पे फोकस करती है। पब्लिक रिलेशन क्या होता है, हम चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे। यहाँ ये आपको बता रहे हैं कि अब हम प्रमोशन के लिए कंज्यूमर से बढ़िया लिंक अप रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कंक्लूसिवली अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे इंडिया में बिजनेसमैन के लिए अब ये जरूरी हो गया था कि वो प्रोफेशनल और क्वालिफाइड एक्सपर्ट को काम पे रखे, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके चले, वो मार्केट में अपनी ब्रांड इमेज बना के चले, वो कस्टमर की नीड पे फोकस करे और साथ में वो अपने एम्प्लॉयज को सेटिस्फाइड रखे, वरना एम्प्लॉय कहीं और भाग जाएगा। बहुत सारी कंपनीज है जो उसको जॉब दे सकती है। तो ये चीजें हमारे इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट में पॉजिटिवली आई और ये सब करने से अल्टीमेटली कस्टमर और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दोनों को बेनिफिट्स होने वाले थे। एनीवन, एनी डाउट्स अप टू दिस पार्ट? ध्यान रखना, काफी बार बच्चे क्या करते हैं, इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी में ये वाले पॉइंट डाल देते हैं। नहीं, ये तो है इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, क्या चेंजेस हमने किए, और वो है कि हम पे क्या डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा एलपीजी पॉलिसी का। तो इम्पैक्ट तो था कंपटीशन का इंक्रीज होना, कंज्यूमर्स की डिमांड का बढ़ना, चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना कंपल्सरी होना, ये सारे इम्पैक्ट थे। और अभी जो हमने पढ़े हैं वो है क्या चेंजेस हमने किए। तो हमने खुद को डाइवर्सिफाई किया, हमने अपनी ब्रांड इमेज एस्टैब्लिश की, हमने कस्टमर पे फोकस करना शुरू किया। इजी सी चीजें हैं। अभी भी आप सर्च आउट कर सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं कि रिसेंटली कोविड की वजह से क्या क्या चेंजेस इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट में आ रहे हैं और बिजनेसमैन उसको कैसे लेके चल रहे हैं। राइट, उसको लेके बिजनेसमैन अपने बिजनेसेस में क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं, क्या क्या पॉजिटिव चीजें हैं, क्या क्या नेगेटिव चीजें हैं, ये सब आप लिख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। आगे देखिए, दिस इज समथिंग यू ऑलरेडी नो। आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना है, आपने पिछले साल भी पढ़ा है और आपको इस साल दोबारा पढ़ना है, दोनों सब्जेक्ट्स में, बिजनेस एज वेल एज इकोनॉमिक्स। डीमोनेटाइजेशन क्या था हम सबको पता है, जिसने एक बार के लिए रातों की नींद उड़ा दी थी उन लोगों की जिनके पास घर पे बहुत सारी सेविंग्स थी और जिसका उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। राइट, तो 8 नवंबर 2016 वाज द डे। आज से इतने साल हो चुके हैं उस बात को। इट वाज द डे व्हेन रुपीस 500 एंड 1000 डिनोमिनेशन नोट्स वर विथड्रॉन फ्रॉम सर्कुलेशन। गवर्नमेंट ने क्या कहा, मोदी जी ने क्या कहा, मोदी जी ने कहा भाइयों और बहनों, आज रात से हम 500 और 1000 के नोट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। राइट, इससे क्या हुआ, इकोनॉमी में जो करेंसी सर्कुलेशन में थी उसकी 86% करेंसी चेंज हो गई, विड्रॉ कर ली गवर्नमेंट ने, उसको वहां से हटा दिया। People were advised to go to the bank to replace old notes with new up to a limit, ये आपको अच्छे से पता है। There was a restriction on cash withdrawal, restrictions लगा दी थी, बहुत मुश्किल से चेंज हुआ था और बहुत मुश्किल से हमने withdrawals करवाए थे। फिर देखिए, the aim of demonetization was to curb corruption, check on use of notes for illegal activities, and especially the accumulation of black money generated by not declining द इनकम टू इनकम टैक्स अथॉरिटी। क्या एम्स थे, करप्शन कम करना, इलीगल एक्टिविटीज के लिए मनी का जो यूज हो रहा था उसको चेकआउट करना, और सबसे इंपॉर्टेंट एम था जो ब्लैक मनी लोग इकट्ठा कर रहे हैं इनकम टैक्स पे किए बिना, इनकम टैक्स अथॉरिटीज को बताए बिना जो ब्लैक की इनकम लोग अर्न कर रहे हैं उसका अक्यूमुलेशन रोकना, उसको चेकआउट करना। उस टाइम पे आया था ना, बिना रिकॉर्ड के जितना भी पैसा है उस पैसे को आपको क्या कर देना है, गवर्नमेंट के हवाले कर देना है, और अगर अपने पास रखना चाहते हो तो उस पर पेनल्टी पे कर दो टैक्स के फॉर्म में। और क्या कुछ इंपॉर्टेंट आपको डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड याद है, बताइए क्या क्या सुना था आपने जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो? एनीवन, आपके घरों में क्या कंडीशंस थी बताइए? नो वन इन द क्लास इज इंटरेस्टेड इन इंटरेक्शंस, राइट, सबको केवल चुपचाप सुनना है। हाँ जी, उशान, डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड कुछ मेमोरी शेयर कीजिए, क्या याद आता है आपको उस दिन को याद करके? यस बेटा। मैम सारी सेविंग्स निकली थी और मैम उसको एक्सचेंज करवाया था बैंक्स में। बिल्कुल। और कुछ न्यूज में आपने स्ट्रेंज देखा हो या कुछ ऐसा आपको याद हो? यही आ रहा था मैम, काफी सारे नोट जला दिए, किसी ने पानी में डाल दिए। बिल्कुल, जिनका ब्लैक मनी था उन्होंने कहा गवर्नमेंट को बताने से अच्छा है चलो
बहुत लोगों ने जला भी दिए, कचरे के ढेर में मिले, ऐसी बहुत सारी चीजें। जागृति, आपको कुछ याद है बेटा? जागृति, बेटा क्लास में रहें तो एक्टिव रहिए। हिमाक्षी, yes, हिमाक्षी माथुर, we are having the recordings of the class, तो आपके पेरेंट्स को ये रिकॉर्डिंग Yes, से ma'am. लिंक्स। Yes, बेटा, anything you remember about demonetization? मैम लोगों को प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि जो जिन लोगों के पास में जिन लोगों के पास में इतने रुपए नहीं थे, वो उनके पास में जितनी सेविंग्स थी वो भी उनकी चली गई थी। नहीं, पुअर सेक्टर को बेसिकली ऐसा नहीं फेस करना पड़ा था, वो चेंज करवा पाए थे। चलिए मुझे बताइए नीरज, आपके घर में क्या रिएक्शन था जब सुना कि डीमोनेटाइजेशन हो गया है? व्हाट वाज द रिएक्शन? मैम कुछ खास नहीं था रिएक्शन। कुछ खास नहीं था? मम्मी को नहीं लगा कि मेरी पर्सनल सेविंग्स डिस्क्लोज हो जाएंगी? नो मैम, बैंक में ही थे मैम पैसे वैसे। बैंक में ही थे। चलिए, अगर मैं हमारे घर की बात बताऊं, आई वॉज यूजिंग व्हाट्सएप और फेसबुक, आई डोंट रिमेम्बर। और सबसे पहले मैंने अपने फैमिली वालों को बताया कि कल से नोट नहीं चलेंगे ये। दे वर लाइक, तू पागल हो गई है। उनको विश्वास ही नहीं हुआ था कि ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी अभी होने वाला है। फिर जब न्यूज चैनल देखा तो एवरीवन वाज लाइक ये क्या डिसीजन आया है, एंड दे वर बेसिकली वरिड। इनिशियली लोगों को टेंशन बहुत ज्यादा हो गई थी। जिन्होंने प्रॉपर वे से नहीं समझा था कि क्या सिस्टम है, वो टेंशन में आ गए थे कि कैसे नोट्स चेंज होंगे भी या नहीं होंगे। लाइंस में लगे थे, हम भी लाइन में लगे थे। 4,000 की लिमिट्स थी कैश चेंज करवाने के लिए। कुछ लोगों ने अपने दोस्तों को, जो बैंक में कोई नॉन मैनेजर है, उनको देके ये सारे काम करवाए थे, राइट? तो चलिए डिमोनेटाइजेशन के बारे में और बता रखा है। फीचर्स की अगर हम बात करें तो पहला ये एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर था, जिसमें लोगों को डिक्लेयर करना था कि उनके पास इतना पैसा है, और रिकॉर्ड का है तो बैंक इजीली चेंज कर देगा, और बिना रिकॉर्ड का है तो पेनल्टी फॉर्म में टैक्स पे करना पड़ेगा। जो भी अनकाउंटेड वेल्थ थी वो डिक्लेयर करनी थी और उस पर पेनल्टी पे करनी थी। फिर गवर्नमेंट ने एक इंडिकेशन दिया कि अब वो टैक्स इवेजन को टॉलरेट नहीं करेगी। अब अगर आप टैक्स पे नहीं करोगे तो गवर्नमेंट कुछ भी एक्शन ले सकती है। नेक्स्ट, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड चैनलाइजिंग सेविंग इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। गवर्नमेंट का टारगेट ये था कि जो पैसा लोग अपने घर में रख रहे हैं, उस पैसे को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम तक मूव करवाया जा सके। वो सारा पैसा जो है वो ऑफिशियली सिस्टम तक पहुंचे ताकि बैंक उस मनी को यूज कर सके। और फिर कैशलेस इकोनॉमी या कैश लाइट इकोनॉमी, ये जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है ये उसी के बाद स्टार्ट हुआ और ज्यादा फेमस हुआ। और इसको फेमस करने के लिए भी गवर्नमेंट के पास एक एम था कि जब हम पेमेंट गूगल पे से करेंगे या पेटीएम से करेंगे तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा। और वो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ई पेमेंट को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करने की कोशिश की। चलिए, उसके बाद में कुछ आर्ग्यूमेंट्स है डिजिटल ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट। क्या? पहला, हमें डिजिटल ट्रांजेक्शन करने के लिए सेल फोन चाहिए, और बिजनेसमैन को परचेज पॉइंट ऑफ सेल पे मशीन्स चाहिए। ये तो अब नहीं है, अब तो क्यूआर कोड मिलता है इजीली, उसको लेके कोई पॉइंट ऑफ सेल मशीन की जरूरत नहीं है। हमारे फोन में ऐप होना चाहिए और उनके पास क्यूआर कोड होना चाहिए, हम इजीली पे कर सकते हैं। इंटरनेट का होना जरूरी है, बिल्कुल बिना इंटरनेट के ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो सकता। तो बट क्या कह रहे हैं, these disadvantages are counterbalanced by understanding that it helps people into formal economy, thereby increasing financial saving and reducing tax evasion। ये कह रहे हैं कि ये जो दो छोटे मोटे डीमेरिट्स हैं या ड्रॉबैक्स हैं, ये कोई बहुत ज्यादा हम इन पे फोकस करके नहीं रह सकते, क्योंकि अल्टीमेटली इंटरनेट कनेक्शन अब मैक्सिमम लोगों के पास होता है और बहुत इजीली हम ई पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब ये इम्पैक्ट आपको बताया हुआ है, एरियाज बताए हुए हैं, मनी एंड इंटरेस्ट रेट, प्राइवेट वेल्थ, पब्लिक सेक्टर वेल्थ, डिजिटलाइजेशन, रियल स्टेट और टैक्स कलेक्शन। ये सेम टू सेम आपको मिलेगा अपने इंडियन इको में भी। सेम डिमोनेटाइजेशन जैसा है ना, एज इट इज वहां पे भी आएगा।
तो ये एरियाज आप खुद पढ़ेंगे किस पे क्या इम्पैक्ट हुआ था। अभी देखिए एक दो क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। कल जो हमने डायमेंशंस पढ़ी थी उससे रिलेटेड हैव अ लुक। कल हमने पढ़ा था ना बिजनेस एनवायरनमेंट की डायमेंशंस को। उन डायमेंशंस में देखिए कुछ क्वेश्चंस उनसे रिलेटेड है। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 20, आपको क्या पूछ रहे हैं देखिए, आपको पूछ रहे हैं स्टेट द वेरियस डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बाय कोटिंग लाइंस। कौन कौन सी डायमेंशंस है? तो कल हमने 5 डायमेंशंस पढ़ी थी, उन्हीं में से आंसर्स है। आपको बताना चाहती हूँ कि कितना इजी होता है क्वेश्चन में डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करना। हैव अ लुक। सबसे पहले क्या कह रहे हैं? आफ्टर विनिंग इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड अ कैंपेन स्वच्छ भारत and invited various celebrities to be a part of this अभियान। क्या पता चल रहा है आपको? पॉलिटिकल लीडर के बारे में बात हो रही है क्या? क्या हम कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट वाली डायमेंशन है? क्योंकि इलेक्शन विनिंग के बाद में हमारी जो गवर्नमेंट आई उन्होंने ये डिसीजन लिया, तो गवर्नमेंट ने लिया, इसलिए ये किससे रिलेटेड है? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए, दिस स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पीपल इन द सोसाइटी। मैंने आपको बताया था पीपल इन द सोसाइटी यानी सोशल, तो बहुत इजी सा, पीपल इन द सोसाइटी से सोशल एनवायरनमेंट। फिर and in general people started becoming more careful and aware about cleanliness around their area। लोगों की ही बात कर रहे हैं, सोशल एनवायरनमेंट। To continue its impact, a new service tax for Swachh Bharat was also started। एक न्यू सर्विस टैक्स स्टार्ट कर दिया, तो यानी कि गवर्नमेंट ने इकोनॉमी में एक न्यू टैक्स स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट, the government is planning to import new and better technology to adapt new methods। तो टेक्नोलॉजी आ गया, तो यहाँ पे इकोनॉमिकल, यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल, यहाँ पे पॉलिटिकल और यहाँ पे सोशल। बताइए किसी को डाउट है क्या? एनीवन? ये कल की डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैंने पहले ले लिया ताकि आपको ध्यान हो कि इजी सा क्वेश्चन है, हम आराम से कर सकते हैं। अब देखिए 23 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं जो बेसिकली हॉट्स हैं और 10 क्वेश्चंस अदर गिवन है, इजी से हैं, आप इनको जरूर करके देखिए। इसके अलावा आपके लिए एमसीक्यूज और फिलअप्स ज्यादा टफ नहीं है। इसमें अगर हम बात करें एमसीक्यू और फिलअप की तो वो इजी इजी सी क्वेश्चंस है, आपसे आराम से हो जाएंगे। अभी देखिए चैप्टर 3 में मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या कंटेंट है। इसके बाद आपके पास ब्रेक है 2 दिन का, आप आराम से अपने सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर करेंगे, पूरा चैप्टर लर्न करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली मंडे को आपका गूगल फॉर्म टेस्ट रहेगा इसी चैप्टर का। मंडे को आपका गूगल फॉर्म पैटर्न टेस्ट होगा, कौन से चैप्टर का? चैप्टर 3 ऑफ बिजनेस स्टडीज। डाउट्स हो आप सैटरडे संडे में मुझसे पूछ सकते हैं। क्या क्या चीजें पढ़नी है? मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, मीनिंग के बाद जो सेकंड टॉपिक आपका आया मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग, उसके बाद में एनवायरनमेंट में थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज दोनों चीजें होती है, उसके बारे में एक पैराग्राफ है। देन आफ्टर 7 फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, 6 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, 5 dimensions of business environment, and after that the impact of LPG the new economic policy in India, the LPG policy, then its impact, then managers response to this impact। ये चैप्टर उतना लेंदी नहीं है जितना चैप्टर 1 और 2 था, ये चैप्टर छोटा ही है, आपसे आराम से होगा। अभी देखिए अगर हम बात करें इसके क्वेश्चंस की, जो डिफरेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ पहले ही। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है और ये क्वेश्चन मैंने आपको आपके प्री टर्म में भी दिया था, राइट? A good understanding of business environment by business managers enables them not only to identify and evaluate, but also to react to the forces external to their firm। यानी अगर आप environmental scanning करोगे तो आपको सारी चीजों के बारे में पता तो चलेगा, प्लस आप उसको कैसे रिएक्ट करना है आपको ये भी आइडिया हो जाएगा। आपको कह रहे हैं इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बाय अ मैनेजर, यानी हमें इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। फिर अंडर विच एनवायरनमेंट चेंज इन टेस्ट, फैशन एंड ट्रेंड फॉल इन। फैशन चेंज हो रहा है, कौन सा एनवायरनमेंट है? डेफिनेटली सोशल एनवायरनमेंट। उसके बाद ये इजी है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने पहले डिस्कस कर रखा है हमारी क्लास में, है ना? कम अलाइव स्लोगन जो पेप्सी कंपनी ने यूज किया था
उससे लोगों को उसका मीनिंग दूसरी लैंग्वेज में था ग्रेव से बाहर आ जाना, यानी मुर्दा जो है वो बाहर आ जाएगा आफ्टर द डेथ अपनी ग्रेव से। तो कुछ सोसाइटी के लोगों ने इसके अगेंस्ट में, हमने इसमें फेयर एंड लवली वाला भी एग्जांपल डिस्कस किया था, कुछ लोगों को लगा कि जो फेयर होते हैं वही लवली होते हैं, तो उनको नाम चेंज करके ग्लो एंड लवली करना पड़ा। तो आप ऐसे एग्जांपल्स दे सकते हो। आपने लिखा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, लास्ट में आपने बता दिया कि ऐसा बहुत ज्यादा जरूरी है। वी कैन लुक फ्रॉम द एग्जांपल ऑफ फेयर एंड लवली कंपनी व्हिच नीडेड टू चेंज इट्स नेम फ्रॉम फेयर एंड लवली टू ग्लो एंड लवली बिकॉज ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। आप अपनी कॉपी में, अपनी आंसर शीट में कुछ डिफरेंट एग्जांपल को हाईलाइट करके देंगे तो एग्जामिनर को लगेगा यस ये बच्चा काफी अटेंटिव है, ये बच्चा अलर्ट है, ये समझ रहा है चैप्टर को और उसको लिंक कर रहा है रियल लाइफ से। तो आपको वही करने की जरूरत है। बस आगे वाले सारे क्वेश्चंस बहुत इजी है, बहुत आराम से आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, जैसे ये इसमें आपको पूछ रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, क्वेश्चन नंबर 16 में। आप पहले सिग्निफिकेंस के सारे पॉइंट्स पढ़ना, उसके बाद में आप इस केस स्टडी को करके देखना, आराम से आपसे आंसर्स होंगे। जी कीजिए, मंडे वाले टेस्ट में अच्छे से रिस्पॉन्स दीजिए, देखिए आप अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए कि कितने आंसर्स आप कर पाते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। एनीवन, एनी डाउट्स? नो? ऑल राइट देन। इसके बाद हम क्या करेंगे ये सुन लीजिए। हमने बिजनेस का चैप्टर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिया है, राइट? अब बहुत ध्यान से चैप्टर 1, 2 और 3 जो हमने कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद वाला पोर्शन हमारा स्टार्ट होगा चैप्टर 4 से 5 तक, 4 से 8 तक, जो रिलेटेड है पॉज डीसी से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इसमें हम पहले प्लानिंग और कंट्रोलिंग को करेंगे। हमारा अपकमिंग मंथ का टारगेट रहेगा कि हम प्लानिंग और कंट्रोलिंग को कंप्लीट कर लें और साथ साथ में ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट कर दें। अब मैं पहले कंट्रोलिंग क्यों करवाऊंगी? क्योंकि ये दोनों फंक्शंस आपस में बहुत ज्यादा रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है। उससे पहले मैं आपका एक गूगल फॉर्म टेस्ट ऐसा भी लूंगी जिसमें चैप्टर 1, 2 और 3 तीनों के क्वेश्चंस होंगे। मोस्ट प्रोबेबली 20 या 30 मार्क्स का पेपर होगा। आपको ये ध्यान रखना है उसमें तीनों चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस दूंगी। असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, एमसीक्यूज भी होंगे, और एमसीक्यूज मैक्सिमम ऐसे होंगे जो केस स्टडी बेस्ड होंगे। तो आपको जून तक का टारगेट, मैं अभी जुलाई से पहले आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट नहीं करवाऊंगी, आपको जून का टारगेट रखना है कि आपकी ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड चैप्टर 100% रेडी हो जाए, ताकि नेक्स्ट जब स्टार्ट करें तो बहुत अच्छे से। अभी भी हम स्लो हैं, आउट ऑफ 12 हमने अभी तक केवल 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, तो 9 चैप्टर्स जो रिमेनिंग है वो चैप्टर्स लेंदी हैं, आपको अच्छे से उसमें मेहनत करनी है। उस तक पहुंचने के लिए ये जो 1/4 पोर्शन हमने कर लिया, इसको 100% रेडी कर लीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कैसे प्लान बनाएं, कैसे प्रिपरेशन करें, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बट बेसिकली अगर हम बात करें तो आज 25 है, हमारे पास अभी पूरे 5 डेज रिमेनिंग है। आज को एक्सक्लूड करने के बाद भी आप उन 5 डेज में 3 चैप्टर्स का डिवाइडेशन करें और उन 3 चैप्टर्स को प्रिपेयर करें। 1 तक आपके ये तीनों चैप्टर प्रिपेयर हो जाने चाहिए, 1 तक भी नहीं, आप मानिए 30 तक हो जानी चाहिए। इज इट ओके टू एवरीवन? शो मी अ थम्स अप इफ यस। चलिए, ओके, ऑल राइट। क्लास में रेगुलर रहना है, ध्यान रखना है और ये केसेस जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे।